नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बिहार बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता मनीष पांडे, जो हमेशा अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, आज भी इंडिया टीवी न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई पुराना बदला ले रहे हैं। इंडिया टीवी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है। आपको हम बता दें कि जो है जातीय जनगणना को लेकर जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इसको लेकर अभी पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। कितनों का कहना है कि हमारे यहाँ जो है जातीय जनगणना कर्मचारी आए ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो रालोजन के सुप्रीमो है, उनका भी यही कहना है कि हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आया है। और रविशंकर प्रसाद जी, जो कल उन्होंने यहाँ प्रेस वार्ता भी किया था, उनका भी सीधा आरोप कि हमारे यहाँ भी जो है कोई कर्मचारी नहीं आया है। और तमाम बिहार की आम जनता भी ये बात को बोल रही है कि हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आया है। तो फिर ये रिपोर्ट जो है जो प्रकाशित की गई है, कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता मनीष पांडे जी है, जो हमेशा अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। उनका इस मैटर पे क्या कुछ कहना है जातीय जनगणना को लेकर। और आज का दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी का आज पटना दौरा हुआ था। हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना है। सर, इंडिया टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। और जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से पूरी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, ठीक है। चूंकि अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब तो सरकारी पार्टी के सांसद, आज मैंने सुनील पिंटू जी का बयान सुना, वो खुद आपत्ति जता रहे हैं। कई जदयू के पदाधिकारियों का भी बयान सुना, उन लोगों ने भी कहा है कि कुछ जातियों पर कि उनको कम करके आंका गया है। तो देखिए, ये तो जो मंशा थी सरकार की, वो मंशा धीरे धीरे सामने आ रही है। क्योंकि सर्वेक्षण सिर्फ जाति का तो हुआ नहीं था, उसमें सारा सोशियो और इकोनॉमी जो है, वो दोनों का, वो जो है आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति, ये तीनों का सर्वे हुआ था। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ जाति जो है उसी को सामने दिया, जातीय गणना को ही सामने दिखाया। तो सवाल उठता है कि जब सर्वे आपने सारे पॉइंट पर कराए थे, तो सिर्फ जातीय गणना को ही आगे क्यों किया? ट्रांसजेंडर लोगों ने खुद आपत्ति जताया है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, जब ट्रांसजेंडर की इतनी कम आबादी है, जब आप उसकी आबादी जो पूरे बिहार में 5-10 हजार होगी, अगर आप उसको ठीक से नहीं गिन पाए, मतलब 10,000 की आबादी वाले को अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाए, तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए। और यह स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक प्रकार से चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जो 2024 और 25 का चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए एक खास जाति ने अपने बढ़े हुए प्रभुत्व को, अपने बढ़े हुए वोट बैंक को उन छोटी छोटी जातियों पर यह धमकाने का प्रयास किया है कि देखो, हम यह दो जाति मिलकर हम इतना है, तो सरकार तो हम ही बनाएंगे, इसीलिए तुम छोटी छोटी जो जातियां हो वो वोट हम ही को दो, क्योंकि सरकार में हम ही रहेंगे। यही मोटा मोटी अगर आप इसको देखिए, क्योंकि उस दिन नीतीश जी ने कहा कि कल हम जो है वो आर्थिक सर्वे भी बता देंगे कि आर्थिक आधार पर किस जाति की क्या स्थिति है, लेकिन दूसरे दिन वो मुकर गए। और अब कहे, जब ऑल ऑफ पार्टी मीटिंग्स हुई, तो उन्होंने कहा कि अब विधानसभा के पटल पर हम डिटेल्स रखेंगे। तो अरे भाई, अगर आपको विधानसभा के पटल पे ही रखना था, तो आप जातीय सर्वे भी उसी पर रखते। उसको अलग से जारी करने की इतनी जल्दीबाजी आपको किस बात की थी? किस बात की जल्दीबाजी थी? तो देखिए, पूरा राजनीतिक मामला है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए यह कहें भी कि चलिए ठीक है, जनगणना सही हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लें कि चलो भाई ठीक है, हम, चूंकि ये लोग भाजपा पर लगातार आरोप लगाते रहे कि भाजपा नहीं चाहती थी, जबकि सच्चाई यही है कि जब विधानमंडल में पास हुआ, तब भी भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में थी उस समय में, और जब मंत्रिपरिषद से पास हुआ, तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। तो ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम जाति के हित में खड़े हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, अति पिछड़ों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, महादलितों के साथ हैं। लेकिन आप जो 32 वर्षों से देखिएगा, तो कितने लोगों, कितने दलित, महादलित, कितना पिछड़ा, अति पिछड़ा को आज तक समाज में उचित प्रतिनिधित्व मिला?
राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिला, या आर्थिक स्थिति में भी मैं अगर आप अगर कहना चाहेंगे तो कितने लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिला। ये 32 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री कौन लोग हुए? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी जी, दोनों पति पत्नी। और उसके बाद 17 वर्षों से नीतीश जी अकेले एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ महीनों के लिए बनाया जीतन राम मांझी जी को, लेकिन वो उनके लाचारी थी। अगर वो उनको पूरे सत्र तक रखते, पूरे एक चुनाव तक रखते, 2 साल तक रखते, तो समझ में आता था कि नहीं, इनकी निष्ठा थी किसी दलित को आगे बढ़ाने की। लेकिन ये मजबूरी में रखे, वो राजनीतिक मजबूरी सब लोग समझता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, ये परिवारवाद में आकंठ डूबी हुई पार्टियां हैं जो सिर्फ जाति का सहारा लेकर, मैं तो कहता हूं, कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जी। अरे भैया, तो आप नीतीश जी छोड़ दें कुर्सी, दे दें तेजस्वी जी को। अगर उन 14% है सही में तो दे दें उनको। अगर संख्या के आधार पर आप हिस्सेदारी तय करेंगे तब तो बेचारा जो छोटी संख्या वाला है वो कभी कुछ नहीं पाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा जी। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? और अगर आपने जाति गणना इसलिए कराया है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, जिनको अभी तक राजनीतिक रूप से प्रभुत्व नहीं मिल पाया, उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उसका उत्थान नहीं हो पाया, अगर आपका मकसद जातीय गणना का यह था, तो सबसे पहले उन किसी छोटी जाति जिनकी संख्या कम है, जो राजनीतिक रूप से बैकवर्ड है जी, पहले उनको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, दे दीजिए उनको। तेजस्वी जी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति आज तक उप मुख्यमंत्री नहीं बना है, आप किसी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को बना दीजिए उप मुख्यमंत्री, छोड़ दीजिए आप कर दिए। आपके तो पिताजी भी रहे मुख्यमंत्री, आपकी माताजी भी उप मुख्यमंत्री रही, और आप भी पिछली बार उप मुख्यमंत्री रहे, तो अब क्या आपको लालच है? छोड़ दीजिए, दे दीजिए अल्पसंख्यक समाज को एमवाई समीकरण का, आपका समीकरण पूरा हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे समाज के लिए राजनीति नहीं करते, उसके उत्थान के लिए राजनीति नहीं करते, ये राजनीति करते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए। आप अगर कहना चाहेंगे तो कितने लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिला? ये 32 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री कौन लोग हुए? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी जी, दोनों पति पत्नी। और उसके बाद 17 वर्षों से नीतीश जी अकेले एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ महीनों के लिए बनाया जीतन राम मांझी जी को, लेकिन वो उनके लाचारी थी। अगर वो उनको पूरे सत्र तक रखते, पूरे एक चुनाव तक रखते, 2 साल तक रखते, तो समझ में आता था कि नहीं, इनकी निष्ठा थी किसी दलित को आगे बढ़ाने की। लेकिन ये मजबूरी में रखे, वो राजनीतिक मजबूरी सब लोग समझता है जी। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, ये परिवारवाद में आकंठ डूबी हुई पार्टियां हैं जो सिर्फ जाति का सहारा लेकर, मैं तो कहता हूं, कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जी। अरे भैया, तो आप नीतीश जी छोड़ दें कुर्सी, दे दें तेजस्वी जी को। अगर उन 14% है सही में तो दे दें उनको। अगर संख्या के आधार पर आप हिस्सेदारी तय करेंगे तब तो बेचारा जो छोटी संख्या वाला है वो कभी कुछ नहीं पाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा जी। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? और अगर आपने जाति गणना इसलिए कराया है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, जिनको अभी तक राजनीतिक रूप से प्रभुत्व नहीं मिल पाया, उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उसका उत्थान नहीं हो पाया, अगर आपका मकसद जातीय गणना का यह था, तो सबसे पहले उन किसी छोटी जाति जिनकी संख्या कम है, जो राजनीतिक रूप से बैकवर्ड है जी, पहले उनको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, दे दीजिए उनको। तेजस्वी जी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति आज तक उप मुख्यमंत्री नहीं बना है, आप किसी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को बना दीजिए उप मुख्यमंत्री, छोड़ दीजिए आप कर दिए। आपके तो पिताजी भी रहे मुख्यमंत्री, आपकी माताजी भी उप मुख्यमंत्री रही, और आप भी पिछली बार उप मुख्यमंत्री रहे, तो अब क्या आपको लालच है? छोड़ दीजिए, दे दीजिए अल्पसंख्यक समाज को एमवाई समीकरण का, आपका समीकरण पूरा हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे समाज के लिए राजनीति नहीं करते, उसके उत्थान के लिए राजनीति नहीं करते, ये राजनीति करते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, देखिए 303 इसके सांसद लोकसभा में, 303 सांसदों में 85 ओबीसी के ऑलरेडी पहले से सांसद है। पूरे देश में जितने विधायक है उसमें 27% विधायक, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं 27% विधायक सिर्फ ओबीसी समाज से आते हैं। जितने विधान परिषद है, एमएलसी है पूरे देश में, उसका 40%
ओबीसी समाज से पहले से आता है, इस जाति गणना से पहले से है। आज हमारे देश के, आज हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष इस समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के। आज नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद जो हरीश हमारे क्या नाम है, नहीं, जो हमारे नए बने हैं आते हैं, जरा सा सोचिए। हरीश सहनी जी हमारे किस समाज से आते हैं, उनको हमने जिला अध्यक्ष बनाया, दरभंगा से टिकट दिया, वो विधायक नहीं बन पाया, आज नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में। तो ये सर्टिफिकेट भाजपा को न दिखाए, राजद और जनता दल और बिहार का विपक्ष, ये भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव में, अपने विचार में, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत है, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास कैसे हो, यह जो सिद्धांत है, उसको भारतीय जनता पार्टी शुरू से चलती आ रही है। और उसी का आज प्रतिफल है कि बिना कोई जाति गणना लागू किए हुए भारतीय जनता पार्टी पहले से 33% अपने संगठन में दे रही है। और पूरे देश का इतिहास अगर देखें, चाहे वो संसद का चुनाव हो, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव हो, पूरे देश में आज भी कांग्रेस से ज्यादा, किसी दूसरे दल से ज्यादा दलित प्रतिनिधित्व, सांसद विधायक सबसे ज्यादा है, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा आज सदन में सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी। सर, लेकिन इन सब के बावजूद जदयू के प्रवक्ता नीरज सिंह, जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज सिंह, उनका कहना है कि अगर जाति जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है तो पूरे देश में जातीय जनगणना करवा ले, नहीं तो अब जो है बिहार से ऐसा भूचाल आएगा कि भारतीय जनता पार्टी में के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जेडीयू में दो नेता हैं, एक नीरज कुमार है और दूसरे ललन बाबू। ये दोनों किसी न किसी चीज का बदला ले रहे हैं नीतीश जी से। नीरज जी को मंत्री होना चाहिए था, बेचारे मंत्री नहीं हो पाए, और ललन बाबू को भी केंद्र में मंत्री होना था, जो नीतीश बाबू होने नहीं दिए, आरसीपी जी को बना दिए। तो ये दोनों लोग जो है ना, ये अंदर अंदर जो है घून, जिसको कहते हैं सुरंग, वो जेडीयू के अंदर सुरंग बना रहे हैं। उन्होंने जिस डॉक्यूमेंट्स को दिखाया रविशंकर जी का या और अन्य लोगों का, वो दिखाने का उनको अधिकार है, गोपनीय दस्तावेज था। उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है कि नहीं किया, और उन्होंने जो दस्तावेज दिखाया उसकी क्या विश्वसनीयता है कि वो सही है कि गलत है। तो देखिए, सत्ता में बैठे लोगों को थोड़ा गंभीर होना चाहिए, उल जुलूल बोलने से बचना चाहिए, बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए, जिस प्रकार का हरकत नीरज बाबू कर रहे हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन था। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि आज पटना आए थे, आज के बाद अब क्या लग रहा था, बिहार की राजनीति कितनी करवट लेगी? नहीं, हम लोगों को काफी ऊर्जा मिली है। आज जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और उन्होंने कैलाशपति मिश्र जी जो हमारे ददीची रहे हैं और बिहार के स्थापना काल से उन्होंने जिस प्रकार से बिहार भाजपा को सींचा, अपना पूरा जीवन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनके 100वें जन्म जयंती के अवसर पर, जन्म शताब्दी के अवसर पर आज आए थे और उनके उद्बोधन ने काफ़ी हम लोगों को ऊर्जा दिया है। निश्चित रूप से उसके आने का बिहार के संगठन पर, बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं पर उसका मतलब प्रभाव पड़ेगा और हमारे कार्यकर्ता जो है वो और अधिक ऊर्जा के साथ 2024 के चुनाव में लगेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कदावर प्रवक्ता जो अपना हमेशा अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, मनीष पांडे जी। उनका सीधा रूप से स्पष्ट कहना था कि जो है, जो पार्टी में, जो सरकार में जो पार्टी है, उनको जो है उलझुल जुलूल बातों से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने नीरज सिंह और ललन सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जरूर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई अपना पुराना बदला ले रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को भी लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा ऊर्जा के साथ जाएंगे और 2024 लोकसभा में प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी का 40 की 40 लोकसभा जो सीट जीतने की संकल्प मिला है उसको ही पूरा करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन चंदन के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।